से 4:10 में निकल जाएगा। चलो ये था आपका मध्य प्रदेश। अब कुछ सवाल जवाब पहले हो गया बात है। चलो बढ़ेगा। चलो कल आज तक आप लोगों ने मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ के रखा हुआ है और मध्य प्रदेश की जलवायु के आपने जलवायु क्षेत्र भी पढ़ के रखे हुए हैं। ठीक, बताओ जलवायु के क्षेत्र कितने हैं? मध्य प्रदेश में जलवायु के कितने क्षेत्र हैं? तुम कल शाम क्लास में नहीं है? तुम बताओ। उत्तर पठार मैदान, हाँ। मालवा पठार मैदान, नर्मदा नदी और विंध्य। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको कि जलवायु के जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में वो कितने हैं? 4। एक उत्तर का पठारी मैदान, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा नर्मदा सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र और चौथा है विंध्य का कगारी पर्वतीय क्षेत्र। ये 4 जलवायु क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के। ये पेपर में आ चुके हैं। इसी आधार पर मैंने एक चीज और बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में जो बारिश का क्रम होगा उसकी दिशा कैसी कैसी होगी, तुम बताओ। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण, क्या है? दक्षिण से उत्तर। उत्तर से दक्षिण आता है तापमान, बारिश जाती है दक्षिण से उत्तर, ऊपर की ओर जाती है। ये कल बताया था। और ये जो बारिश होती है मध्य प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से तो होती है, किस शाखा से ज्यादा होती है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। एक बात और बताइए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? गंज बासोदा एक्चुअल में पड़ता है विदिशा में, पर मैं बोल रहा हूँ कि सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र मतलब ऊपर। गंज बासोदा में एक्चुअल में ऐसा है कि एक साल ऐसा हुआ था कि वहाँ पे 49.3% डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए वो आपका अभी तक सर्वोत्तम तापमान वाला क्षेत्र बना है। पर एक बात, परंतु औसत रूप से देखा जाए तो सर्वाधिक तापमान कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग। जब उत्तरी भाग में तापमान ज्यादा है तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो फसल उत्पादन कम होगा। फिर भी देखना यहाँ पे फसल उत्पादन तुमको ठीक ठाक मिलेगा क्योंकि जलोढ़ मृदा मिलती है यहाँ पे। जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन की क्षमता ज्यादा होगी। चलो वेरी गुड, ठीक बात ही हो गई। अगला सवाल मुझे बताएंगे आप, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश किरार घाटी को मिला लेंगे तो कितना होगा? 3,82,45। हाँ वो बात तो वही है, बोल तो वही है सर। 30,82,43 इस बार बोला था, आपको बोला ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो 45,000। अरे वो मेरे को सुन ऐसा लगा कि तुम 30,42,000 ऐसा कुछ बोल रहे हो, मुझको ऐसा थोड़ा बाकी वो 30, 82, 45 बोलते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? 3,02,52 है किरार घाटी को लेकर। किरार घाटी किस जिले में आती है? किस राज्य के साथ विवाद चल रहा है? ये क्या है? इसी बुरहानपुर में एक दर्रा पाया जाता है, कौन सा? असीरगढ़ की तो पहाड़ियां हैं, दर्रा बुरहानपुर में ही दर्रा है। असीरगढ़ की पहाड़ी को कैसे निकल जाए? इसी क्षेत्र में आपने देखा था ये सतपुड़ा का अगर क्षेत्र में मानी, ये पूरा सतपुड़ा है। मैं आपसे पूछूंगा, आप जिससे पूछूंगा बताना। तुम बताओ इधर से सतपुड़ा की एच कौन या नेहा नहीं आएगा। सतपुड़ा का 3 रेंज है, 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? जो नीचे सतपुड़ा रहता है यहाँ से यहाँ तक, इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? तुम भी आए थे क्लास में? नहीं पता? देखो ये बहाना बड़ा बेकार है कि आए इसलिए तो पता नहीं, ये तो कहीं से कहीं तक लागू नहीं होता। पश्चिमी सतपुड़ा, चलो तुम बताओ पश्चिमी सतपुड़ा में
पहाड़ियों का क्रम बताओ पश्चिम से पूर्व की ओर। राजपीपला, अखरानी की पहाड़ी, अखरानी आ गया। फिर यहाँ पे बड़वानी की पहाड़ी, फिर आशीर्गढ़, एक और रह गया बीजागढ़। 5 ध्यान रखो ना, 5 है, अगर भूल भी जाओ। राजपीपला कहाँ पड़ता है? फिर यहाँ पे देखना अखरानी की पहाड़ी। इसी अखरानी की पहाड़ी में एक गाज बनता है, क्या बोलता है, क्या बोलते हैं उसको? कौन सी नदी बनाती है? 120। ठीक। और यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ बड़वानी जिला मिलता है, तो फिर बड़वानी की पहाड़ी, फिर यहाँ पे बीजागढ़, और ये आपका प्रधान इसलिए आशीर्गढ़। इस पहाड़ी में मतलब जो आपका पूर्वी सतपुड़ा है, तुम बताओ योगेश, यहाँ पे जो पहाड़ियों का क्रम है, कौन कौन सी पहाड़ी मिलेगी यहाँ? छोटी है वो। जिला देखो, जिला जिला जिला, ये आपका बैतूल के बाद यहाँ कौन सा जिला मिलेगा? सिवनी मिलेगा नहीं, ये बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी। यहाँ पे जो पहाड़ी मिलेगी कौन सी मिलेगी? छिंदवाड़ा की पहाड़ी, बैतूल की पहाड़ियाँ और फिर सिवनी की पहाड़ी जो अपने क्षेत्र में, और उसके ऊपर पठार पहाड़ी लगभग अभी अपन एक ही मान, उसके ऊपर महादेव। अब आ जाइए मैकाल। तुम बताओ इधर से क्या नाम है अभिजीत? उत्तर से दक्षिण में जो पहाड़ियों का क्रम है वो कौन सा है मैकाल की? सर सबसे ऊपर बसनीहा, उसके नीचे घुमरी, उसके नीचे रायगढ़ और फिर बैगढ़। ये 4 है उत्तर से दक्षिण, ये पहाड़ियां हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना। चलो बहुत अच्छी बात है। जलवायु क्षेत्र हम लोगों ने देखा था, तो क्वेश्चन की शब्द पकड़ेंगे आप, है ना? सबसे पहले क्वेश्चन में अगर पेपर में बोलेगा कि जलवायु क्षेत्र, कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र के हिसाब से हमने देखा था कि जलवायु के क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। अब इसी को आपको मेंस में आते हैं, दो नाम से मेंस में अलग अलग आएगा। एक आएगा आपका जलवायु विभाग, जलवायु विभाग एक पढ़ना है आपको आज जलवायु विभाग, और एक पढ़ना है तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश में जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु, तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु। पहले समझ लो, जलवायु क्षेत्र का तात्पर्य हुआ कि किन किन क्षेत्रों में जलवायु कैसी कैसी रहेगी, वो हमने देखा था। एक उत्तर का मैदानी भाग देख लिया, मालवा देख लिया, नर्मदा सोन घाटी देख लिया, और विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र देख लिया। अब देखना है जलवायु विभाग। जलवायु विभाग का तात्पर्य ये है कि जो क्षेत्र आपने पढ़े हैं उन क्षेत्र को अगर संयुक्त रूप से मिलाएं तो उस जलवायु का विभाग कौन सा बन रहा है, शुष्क बन रहा है कि अल्पाद्र बन रहा है कि आर्द्र जलवायु बन रही है, ये वाला क्रम पढ़ना है। और फिर तापमान के आधार पे भी आपको सेम टू सेम यही नाम देखना पड़ेगा, परंतु केवल आपको क्या देखना पड़ेगा तापमान के आधार पे कि जहां तापमान ज्यादा रहेगा, याद रखो, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे आर्द्रता ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा रहेगा, तो उस क्षेत्र में पानी भाप भर के उड़ जाता है, तो वहां पे आर्द्रता कम रहेगी। जिन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा कम रहेगा तो उन क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, है कि नहीं? जब आप देखना ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो तापमान कम हो जाता है, परंतु ह्यूमिडिटी उमस ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस तापमान के आधार पे हमें मध्य प्रदेश की जलवायु का विवरण देखना है। आज पढ़ेंगे अपन जलवायु विभाग और एक पढ़ेंगे तापमान के आधार पर जलवायु, ठीक है? हेडिंग डालिए सबसे पहले जलवायु विभाग मध्य प्रदेश। चलो, जलवायु विभाग के हिसाब से अगर मध्य प्रदेश को बांटें तो ये वाला जो भाग रेड वाला जो दिख रहा है ये है आपका अर्ध शुष्क। यहाँ पे पाई जाएगी आपकी कौन सी जलवायु? अर्ध शुष्क जलवायु। इसी अर्ध शुष्क जलवायु को हम कहते हैं स्टेपी प्रकार की जलवायु, स्टेपी जलवायु। ये अभी सब पढ़ेंगे अपन, भारत के भूगोल में एक एक चीजें पढ़ेंगे, बस अभी समझ लीजिए। ये है आपकी कौन सी? स्टेपी प्रकार की जलवायु। इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में हमारे यहाँ पाई जाती है गर्म जलवायु, कह सकते हो आप इसको, या आप इसे कह सकते हैं गर्म शीतोष्ण। गर्म शीतोष्ण जलवायु,
और इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, मतलब यहाँ पे आर्द्रता ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे होगी आपकी कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। अभी लिखवा भी दूंगा मैं, बस ये 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो जो जलवायु विभाग है मध्य प्रदेश में कितने हिस्सों में तोड़ दिए गए हैं? 3। एक है अर्ध शुष्क, एक है गर्म जलवायु, एक है आपकी आर्द्र जलवायु। ये 3 हिस्से कि इस प्रकार की जलवायु किन किन जिलों में पाई जाएगी। तो देखिए नीमच, मंदसौर, इधर मुरैना, श्योपुर, गुना, और एकदम से डरा दिए तुमने। पूरा भूकंप जैसा आता है, जैसा आता है, ऐसा लगता है बिल्डिंग में गिर जाए। तो देखो नीमच, मंदसौर, यहाँ पे देखो मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये सब दतिया, वतिया, ये सारे के सारे जिले आपके किस में आ जाएंगे? आपके अर्ध शुष्क जलवायु या स्टेपी जलवायु में आ जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी बीच के तो बहुत सारे जिले हैं, इसलिए जिले नहीं लिखेंगे। जिन क्षेत्रों में कम जिले होते हैं उनका लिखना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। तो लिखिए इस प्रकार की जलवायु। अब समझ लो क्या लिखेगा। हमने लिखा है अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु। जब हम लोगों ने कल बारिश के बारे में पढ़ा था, वर्षा के बारे में पढ़ा था, आपने देखा था जब बारिश यहाँ से जाती है, ध्यान से देखिए, बारिश यहाँ से जाती है तो उत्तर दक्षिण से कहाँ जाती है? उत्तर जाती है। तो सारी की सारी पानी, सारी की सारी आर्द्रता इन क्षेत्रों में क्या कर देती है? गिरा देती है। तो ऊपर जाते 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 उसमें क्या हो जाती है? वो उस प्रकार की नमी थोड़ी कम हो जाती है। तो आधी सूखी आधी गीली, आधी सूखी आधी गीली, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। और जिन क्षेत्रों में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसे एक और नाम दिया जाता है स्टेपी प्रकार की जलवायु, ठीक है। ये इतने क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। दूसरा लिखेंगे, दूसरे प्रकार का जलवायु विभाग कौन सा है हमारा? गर्म शीतोष्ण लिखेंगे इसमें। देखो इसको तो वैसे ही समझ सकते हो। इस जलवायु का विस्तार राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से लेकर पूरब तक या पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला है, लिख सकते हैं। इस जलवायु का विस्तार मध्य प्रदेश के मध्य भाग में पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला है। देखिए नंबर तीसरा डाल लीजिए। नंबर तीसरे में है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब इसके बारे में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यह है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पश्चिम से लेके पूरब दिशा तक फैली हुई है, मतलब दक्षिण पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। लिख लीजिए। मध्य प्रदेश में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण को समझाइए करके आता है, तो ये डायग्राम बनाना रहता है आपको और ये 3 प्रकार का बताना रहता है। और 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति है कौन? A.R. सुब्रमण्यम और T. त्रिवेंद्रनाथ। इन दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में 3 प्रकार की जलवायु का विवरण बताया। एक बताया अर्धशुष्क, एक बताया गर्म शीतोष्ण, एक बताया उष्णकटिबंधीय। ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों में जो जलवायु को हमने बांट के रखा हुआ है, यही वर्गीकरण कहलाता है किसका? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। किसके लिए? मध्य प्रदेश राज्य के लिए, ठीक। चलो अगली हेडिंग डालेंगे एक और, ताप के आधार पर मध्य प्रदेश में जलवायु वितरण। ये वाली है आपकी शुष्क अल्पार्द्र, ठीक। ये वाली है आपकी तर अल्पार्द्र और ये वाली है आपकी अर्धशुष्क तलपात्र, अर्धशुष्क तलपात्र। हेडिंग डाल लेंगे इसी में, सब हेडिंग फार्म ट्वेट के अनुसार, फार्म ट्वेट नाम पड़ेगा जब मुझे पेपर में आता है बेटा, फार्म ट्वेट के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण होना चाहिए। फार्म ट्वेट, ठीक।
पीटी में भी आ सकता है कि थर्मल थॉट के आधार पर मध्य प्रदेश में जलवायु कितने प्रकार की पाई जाती है। तो ये थी आपकी मध्य प्रदेश की पूर्ण रूप से जलवायु, एक एक टॉपिक जलवायु का। आज पढ़ेंगे हम लोग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की मिट्टियां, और बड़ा मजेदार टॉपिक है। बड़े बड़े शब्दों में पेज चेंज करके डाल दीजिए, मध्य प्रदेश की मिट्टियां। जलवायु हो गया है हमारा, जलवायु के साथ साथ चट्टानें हो गई हैं। आज पढ़ना है हम लोगों को मध्य प्रदेश की मिट्टियां। हो गया सबका? चलो सब लोग सुनो, मिट्टी होती क्या है? ये जो भू सतह दिख रही है आपको, ध्यान से देखो। ओए पीछे देख के मैक्स बना रहा है क्या? वैसे नहीं बनता मैक्स। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ज्ञानेंद्र को क्यों देख रहा है बार बार। ठीक है, चलो ये जो भू सतह है, इसके ऊपर की सतह, इसके ऊपर की सतह एक ऐसी सतह है जिसमें किसी भी पादप को उपजाने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं हम? मिट्टी। अगर कोई रेत में, ध्यान से सुनना, मिट्टी की डेफिनेशन आती है बेटा, 3 नंबर में लिखने को आती है। अगर किसी रेत में कोई पेड़ पौधा उग जाए तो क्या उसमें पादप को उपजाने की क्षमता है? मतलब वो रेत क्या है? एक्चुअल में मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। क्या है वो? रेतीली मिट्टी। इस भूपर्वती की ऊपरी सतह जिसमें किसी भी पादप को उपजाने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। अब इन्हीं मिट्टियों में, जिन मिट्टियों में कार्बनिक तत्व भी होते हैं, अकार्बनिक तत्व भी होते हैं, पादप को उगाने की क्षमता भी होती है, कुछ खनिज होते हैं, कुछ लवण होते हैं, इन सब का मिक्सचर आपका कहलाता है क्या? मिट्टी। क्लियर है? लिखेंगे सबसे पहले मिट्टी की परिभाषा लिखेंगे। ठीक, चलो समझते जाओ, लिखते जाओ। पहले समझते भी चलना, क्योंकि समझने में ज्यादा फोकस करना है। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए। एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मतलब जिसमें फसल नहीं होगी, चाय बागान, ये कॉफी ऑफी इस टाइप की फसल होती है, बागानी फसलें होती है ना, जिसमें आप देखोगे कि ज्यादा बारिश जहां होती है वहां पे लेटेराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। देखिए कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी काली मिट्टी है और यहाँ पे पथरीली मिट्टी है। सीधी सीधी भाषा में समझिए, यहाँ पे पत्थर गुट्टे ज्यादा है मिट्टियों में, इस मिट्टी में काली मिट्टी है। फसल अच्छी कहाँ उगेगी? काली मिट्टी में उगेगी। कहने का तात्पर्य क्या समझ रहे हैं आप? किसी क्षेत्र विशेष की मिट्टी, किसी क्षेत्र विशेष की मिट्टी उस क्षेत्र में उगने वाले वन, उस क्षेत्र में उगने वाले घास फूस, उस क्षेत्र में उगने वाली फसल को सर्वाधिक प्रभावित करती है। क्या गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छी मिट्टी होगी तो अच्छे घास होंगे, अच्छे फसल पैदा होंगे, अच्छे पेड़ पौधे होंगे। किसी भी क्षेत्र में अगर बेकार मिट्टी होगी, पथरीली मिट्टी होगी, चट्टानी मिट्टी होगी, बंजर भूमि होगी, तो वहां पे ना फसल उगेगी, ना घास उगेगी, कुछ प्रकार की नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा अहम महत्वपूर्ण क्या हुआ आपका कि किसी भी क्षेत्र विशेष की मिट्टी उस क्षेत्र के वनों को प्रभावित करती है, उस क्षेत्र के घास को प्रभावित करती है, उस क्षेत्र की फसल को प्रभावित करती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिट्टी के आधार पर ही क्षेत्र विशेष में घास पाए जाएंगे, मिट्टी के आधार पर ही क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधे पाए जाएंगे, मिट्टी के आधार पर ही किसी क्षेत्र में फसल पाई जाएगी। कहने का मतलब जिन क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी होगी वहां पे आप क्या देखोगे? चावल देखोगे। जिन क्षेत्र में काली मिट्टी होगी यहाँ पे आप गेहूं चना देखोगे। जिन क्षेत्रों में आपने काली मिट्टी देखा यहाँ पे कपास देखने को मिलेगा। जिन क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी मिलेगी यहाँ पे तुमको चाय कॉफी की चीजें मिलेगी। जिन क्षेत्रों में चट्टानी होगी मतलब दुरदुरी टाइप की मिट्टी होगी, उन क्षेत्रों में आप मोटे ज्वार, मक्का, बाजरा ऐसी प्रकार की फसलें देखेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि किसी भी मिट्टी के कारण ही उस क्षेत्र की फसलों का उत्पादन होता है? एक बात। और अगर फसलों का उत्पादन होता है मिट्टी को देख के, तो उस क्षेत्र विशेष की मिट्टी के कारण ही उस प्रदेश का आर्थिक अस्तित्व भी निर्भर करता है। अगर इस क्षेत्र में पूरी काली काली मिट्टी होती तो फसल उत्पादन बहुत ज्यादा होता, फसल उत्पादन बहुत ज्यादा होता तो यहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। मान के चलो ये क्षेत्र के किसान हैं, एक ये क्षेत्र का किसान है, एक ये क्षेत्र का किसान है, यहाँ काली 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 मिट्टी है। यहाँ पे ये लोग, इसने भी गेहूं लगाया तो गेहूं लगाया तो इसका 100 क्विंटल हो गया।
इसने भी यहाँ पीली मिट्टी पाई जा रही थी, परंतु इसने भी क्या लगाया, गेहूं लगाया, तो यहाँ पे भी इसकी क्या हुई, मान के चलो इसकी हुई 70 क्विंटल हो गई। इस लेटेराइट मिट्टी वाले के यहाँ 30 क्विंटल हो गई। इस वाली मिट्टी के यहाँ जहाँ पे 10 क्विंटल हो गई। ठीक, जब इसने बेचा 1 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, मतलब मान के चलो 1 रुपए क्विंटल के हिसाब से भी बेचा, तो 100 क्विंटल का कितना रुपए बना, 100 रुपए। इसका बना 70 रुपए, इसका बना 30 रुपए, इसका बना 10 रुपए। तो जिन क्षेत्रों में मिट्टी अच्छी थी वहां पे पैसा ज्यादा, जिन क्षेत्रों में मिट्टी खराब थी वहां पैसा क्या होते गया, कम होते गया। तो किसी भी क्षेत्र विशेष, अब मैं क्षेत्र विशेष ना बोल के किसी भी राज्य बोलूंगा, किसी भी राज्य विशेष की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने घटाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है उस क्षेत्र की मिट्टी। आया समझ में? दोनों तीनों प्रकार की चीजें, क्योंकि मिट्टी से ही आपका क्या है, फसल उत्पादन है, मिट्टी से ही आपका क्या है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी से ही आपका क्या है, घास है। अरे इवन मिट्टी से ही आपके पशुचारण भी होता है। जिन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पे घास फूस अच्छे होते हैं, तो पशुपालन वहां पे अच्छा होगा। तो कुल मिला के देखो कि मिट्टी जो है किसी भी क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने घटाने में बहुत योगदान करती है। ठीक है, एक आया था मेंस में, मृदा की परिभाषा, मृदा किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति को घटाने और बढ़ाने में योगदान देती है। आया समझ में? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पर समझ में आ जाए तो अब आपको जिंदगी में इसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फटाक से लिख लो इसको भी, फटाक से ध्यान से देखो। ये मध्य भारत का ये कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग। और आप जानते हो ये दक्षिणी पठार जो है किसका हिस्सा था, ये गोंडवाना लैंड था। ये जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड किससे बना था आपका, बेसाल्ट चट्टानों से। और इन बेसाल्ट चट्टानों से क्या निकला, लावा निकला। ये लावा बना कहां पे, दक्कन का पठार में बना। और हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसी को हम कह रहे हैं दक्कन का पठार। ये हमारा जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश लगभग इसका हिस्सा जो है इस दक्कन के पठार वाले हिस्से में आ जाता है। अब ये जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, इन बेसाल्ट चट्टानों से जो लावा निकला, इस लावा के कारण आप देखेंगे कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। और इस काली मिट्टी में लोहा की मात्रा होती है। आप देखते हैं अगर इसी लोहे का जब आप ऑक्सीकरण करते हैं तो यही लोहे का ऑक्सीकरण करके क्या बन जाएगी, लाल मिट्टी बन जाती है। और लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पानी के साथ क्रिया करके क्या बन जाएगी, पीली मिट्टी बन जाएगी। और जब पीली मिट्टी में और ज्यादा पानी मिल जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी, लैटेराइट मिट्टी बन जाएगी। आया समझ में? अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो तुम तो यहीं पे बता सकते हो कि काली पाई जाएगी, पीली पाई जाएगी, लाल पाई जाएगी, लैटेराइट पाई जाएगी। बगैर कुछ करे आपको यहीं के ही पता चल जाएगा। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश देखा जाए तो हमारा दक्कन ट्रैक या दक्कन के पठार का ही हिस्सा। और दक्कन का पठार में जो मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है, वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी क्या पाया जाएगा, काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में उस काली मिट्टी में आपने देखा था, मैंने एक चीज और बताया था कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है केंद्रीय उद्गार और एक होता है दरारी उद्गार, जिसे हम क्षैतिज उद्गार भी कहते हैं। और इन्हीं ज्वालामुखी के लावा में क्या पाया जाता है, एक में पाया जाता है सिलिकॉन, एक में पाया जाता है आयरन, लोहा। दो प्रकार का लावा निकलता है। जिन लावा में सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है तो ये क्या होता है, अपेक्षाकृत गाढ़ा ज्यादा होता है, कड़ा ज्यादा होता है। तो ये इस प्रकार का लावा फैल नहीं पाता है ज्यादा। गाढ़ा है तो कहां फैलेगा, ज्यादा नहीं फैलेगा। तो ज्यादा इस प्रकार के लावा से क्या बनती हैं, आपके पहाड़ पर्वत बन जाते हैं। परंतु यही लावा में अगर लोहे की मात्रा निकलती है तो ये लावा अपेक्षाकृत क्या रहेगा, पतला रहेगा, पोतला पोतला। जब ये पतला पतला क्या होगा, फैलेगा, तो जिन जिन क्षेत्रों में फैलेगा उस क्षेत्र तक लावा चला गया। और इन्हीं लावा के अपर्दन से क्या बनती है, काली मिट्टी बनती है। आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये पोतला पोतला लावा के फैलने के कारण बना हुआ क्षेत्र है। यही कहलाता है आपका क्या, दरारी उद्भेदन। तो इस वाले क्षेत्र में क्या ज्यादा मिला, सिलिकॉन मिला कि लोहा ज्यादा मिला, लोहा मिला। और जब देखना लोहा की राड पड़ी रहेगी तो उसमें जंग लगता है, जंग लगता है तो जंग कैसे कलर का दिखता है, हल्का लाल दिखता है। अब अगर वही जंग को तुम सालों साल पड़े रहने दो, वो लोहा की छड़ हो जाएगी कैसी, काली।
अजीब सी हो जाएगी, काली काली हो जाएगी। तो रंग समझ रहे हो तुम क्यों बन रहा है? अरे लोहा था, लोहा में ऑक्सीकरण होता है तो वो तो लाल तो बनता ही है, परंतु लाखों साल तक, करोड़ों साल तक वो लोह तत्व में पानी की नमी के कारण उसका रंग क्या होता है? परिवर्तित होता है। इस कारण से वो हमें कैसी दिखती है? काली काली दिखती है। पर जब उसी में हम लोहा की मात्रा में पानी की क्रिया कर देते हैं, उसका ऑक्साइड बना देते हैं, तो हम जब जंग लगी चीजों को धुलते हैं, फिर से अच्छे से धुलते हैं, तो जंग तो पूरी नहीं निकलती, परंतु वो लाल लाल जंग आपको फिर से दिखने लगती है। तो जो कालापन होता है वो आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर से आपको क्या दिखने लगेगा? लाल। फिर उसके बाद तुमने क्या करे? उसमें रेतमाल रगड़े, उसके ऊपर रेतमाल रगड़े, तो जो लाल दिख रहा था, रगड़ने के कारण धूरा 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 निकलता है। उसको ऐसे करके छीके देखना तो लाल नहीं, वो क्या दिखेगा तुमको? पीला पीला दिखता है, पीला पीला। तो वो फिर बन जाती है आपकी पीली। फिर उसको तुम अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ करोगे तो वो लोहा की छड़ एग्जैक्टली दिखने लगती है, साफ सुथरी दिखने लगती है। तो वही साफ सुथरी छड़ कहलाती है आपकी क्या? लैटेराइट। व्हाट इज लैटेराइट मिट्टी? समझिए, ध्यान से समझिए। ये है आपका पहाड़, इसके ऊपर जमी थी आपकी क्या? मिट्टी। ध्यान से रखना, लावा निकला, ये लावा निकला यहां से, ये लावा पूरा फैलते फैलते गया, ये सब लावा फैला हुआ, ठीक है। इस लावा में क्या मात्रा ज्यादा है? लोहा की मात्रा ज्यादा है। अभी एक दो दिन की बात नहीं है, ये तो लाखों साल की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। हम देखो 25 करोड़ साल पहले हमारा टूटा था, वो आपने देखा था अंगारलैंड, गोंडवाना लैंड। फिर 16 करोड़ साल पहले टूटा आपका गोंडवाना लैंड। फिर आपकी सारी चीजें चली, कितने करोड़ साल पुरानी बात। अब देखो, अब ये सारी सारी आपकी क्या फैली हुई है? मिट्टी फैली हुई है। इसमें लोहा की मात्रा ज्यादा है। लोहा की मात्रा ज्यादा है तो जब ये निकला रहा होगा, तुम देखना जब लावा निकलता है तो कैसा दिखता है? लाल दिखता है कि काला ही दिखता है? लाल दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है कि लोहा ज्यादा है, इसलिए कि उसको गर्म भी रहता है, और गर्म के चक्कर में क्या रहता है उसमें? आप देखना कि आयरन मात्रा ज्यादा है, इसी कारण से उसमें क्या दिखता है? वो लालपन भी दिखता है। शुरुआती दौर में ये जो आयरन होता है, ये जो लावा रहता है, ये कैसा रहता है? लोहा की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये कैसा दिखता है? लाल लाल। अब ये लाखों साल तक यहाँ पे क्रिया कर रहा है तो ये कैसी हो जाएगी? ये लाल लाल हो जाएगा आपका काला काला। कैसे? एक चीज और समझा रहा हूं। वेल्डिंग वाले के पास जाना, वेल्डिंग वाले जब वेल्डिंग करते हैं तो वो एकदम गर्म होती है, गर्म होती है तो क्या दिखता है? वो लाल। पानी में डूब देते हैं, उसके बाद ठंडी हो जाती है तो कैसी दिखती है? काली। बेसिक उदाहरण है ये तो साइंस की। तो ये हो गई काली। अब यही काली मिट्टी में आप देखना, बारिश हुई, ऐ मेरे बादलों बारिश की जाए। जब बारिश हुई तो बारिश होने के कारण जो ऊपर का कालापन था, उस कालापन से क्या हो गया? वो काला कालापन पूरा फेरस ऑक्साइड बन के बह गया। तो ये फेरस ऑक्साइड बनने के कारण फिर वो कालापन जो पहले लाल था वो काला बह गया, तो फिर से आपको क्या दिखा? लाल दिखा। अब लाल आ गया आपका, फिर से ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगा लाल। ये नीचे नीचे की परत आपको लाल दिखने लगी, ये वाली लाल दिखने लगी। अब जब फिर अधिक मात्रा में पानी के साथ क्रिया करने लगता है तो आप देखना ये लाल हो जाएगा आपका कैसा? पीला 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 हो जाएगा। अब लेटेराइट मिट्टी क्या होती है समझिए, ये तो क्रिया होगी, मिट्टी के रूपांतरण हो गया। लेटेराइट मिट्टी जैसे कहीं भी पीली मिट्टी पाई जा रही है और वहां पे इतनी बारिश हो कि इस मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी खनिज हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, सब पानी में बह के जमीन सोख लेती है, पूरा खत्म। कुल मिला के मिट्टी पूरी साफ। तो हमने क्या देखा? ये पहाड़ था, इसके ऊपर जो मिट्टी बची थी वो पीली मिट्टी बची। अब जब ये बह गई, पूरे इसके पोषक तत्व सब बह गए, तो क्या दिखने लगी आपको? फिर से चट्टान। तो जो चट्टान है वही आपकी क्या है एक्चुअल में? लेटेराइट मिट्टी। समझ पा रहे हैं? इसकी जो ऊपर की कमजोर सतह होती है, इसी सतह पे आप क्या लगाते हैं? कॉफी, चाय, बादाम की चीजें खेती करते हैं। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो एक्चुअल में देखा जाए तो मिट्टी साफ होने के बाद दिखती है हमको फिर से क्या? चट्टानें। वही चट्टानों का रूप कहलाता है आपका क्या? लेटेराइट मिट्टी। समझ पाओगे? इसलिए जब भी हमारे यहाँ लेटेराइट मिट्टी मिलेगी तो देखना इस वाले क्षेत्र में मिलेगी, इस वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस क्षेत्र में आप जानते हो गोंडवाना खंड की चट्टानें बहुत ज्यादा पाई जाती है और इन चट्टानों में इस क्षेत्र में बारिश भी ज्यादा होती है। बारिश कहां से आई थी? यहीं से आई थी, नहीं आई थी?
और इन क्षेत्रों में जब बारिश आई तो यहाँ पानी सबसे ज्यादा गिरा। पानी गिरा नहीं गिरा सबसे ज्यादा, और जब सबसे ज्यादा पानी गिरा तो पहले वही मिट्टी लाल थी, फिर पीली हो गई, पीली के बाद कैसी हो गई, लैटेराइट मिट्टी हो गई। इसलिए यहाँ पे तुमको सर्वाधिक मात्रा में चट्टानें जैसी देखने को मिलेंगी, इसलिए यहाँ की मिट्टी को बोला जाता है लैटेराइट। बेसिक साइंस समझना है आपको, साइंस समझ जाओगे तो मैप में खुद ऑटोमेटिकली डिजाइन करना शुरू कर दोगे। तो हम ये चीजें देख रहे थे कि ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, और इसी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है हमारा मध्य प्रदेश। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार मतलब दक्कन का पठार बना हुआ है बैसाल्ट चट्टानों से, और इन्हीं बैसाल्ट चट्टानों के अपरदन अपक्षयन से बनती है क्या, आपकी काली मिट्टी, और यही काली मिट्टी आपकी बनती है लाल, यही बनेगी पीली, यही बनेगी लैटेराइट। इस आधार पे मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां पाई जाती हैं वो कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, काली, लाल, पीली और लैटेराइट। अब एक और मिट्टी मिलेगी आपको जलोढ़ मिट्टी, समझ लीजिए। मैं सब लिखवा दूंगा, पहले बेसिक समझ लो ताकि लिखने में आपको दिक्कत ना हो। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, हिमालय पर्वत बना है, ये कोई हिमालय हो कोई भी पर्वत ले लो, दूसरे पर्वत ऊपर से जब नदियां बह के आती हैं तो पानी अकेला नहीं लाती, साथ में कचरा कूड़ा और मिट्टी के कण भी लेके आती है, बहुत सारी चीजें लेके आती हैं। जब लेके आएंगी तो सारी की सारी मिट्टी पदार्थ लेके आएंगी, और लेके आने के कारण फिर जहां समतल का मैदान बनेगा उस मैदान में लाके उस चीज को क्या कर देगी, वो छोड़ देगी। अब वो जिस मैदान में वो जो मिट्टी ला ला के छोड़ रही है, वो जो मिट्टी ला ला के छोड़ रही है, और जितने क्षेत्र में ला ला के छोड़ रही है, मान के चलो ये नदी आई, ये नदी जा रही है, इस नदी ने इतने इतने क्षेत्र में मिट्टी ला ला के छोड़ा है, मैदानी भाग, ये घाटी होगी यहाँ की, ये पूरी क्या है, मिट्टी ला ला के छोड़ा है इसने, यही मिट्टी ला ला के छोड़ा है। ये मैदान था, इसी बीच से नदी निकल रही है, और इसने नदी के दोनों तरफ मिट्टी ला ला के छोड़ दिया है। ये जो नदियों के माध्यम से मिट्टी लाई जाती है, नदियों के अवसाद के माध्यम से, नदियों के ये बहाव के साथ लाई गई मिट्टी के माध्यम से जो मिट्टी आती है, इसी मिट्टी को कहा जाता है क्या, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, जल ओढ़, जल को ओढ़ते हुए आने वाली मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी। याद रखना, जितनी भी नदी घाटियां पाओगे आप, नर्मदा सोन घाटी नदी, फिर आप देखोगे सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, जितनी नदी होंगी उन नदियों के किनारे किनारे पे जो मिट्टी पाई जाएगी, कैसी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक, ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, चूंकि पानी 10 जगह से बह के आता है, 10 जगह से बह के आएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व लवण मिल मिल के चले आएंगे। अगर हमारे यहाँ खेत में क्या होता है, ये खेत है हमारा, हमने फसल बोए और बो के हमने इसमें क्या हुए, कीटनाशक दवाई दारू सब छिड़क दी, इससे क्या होता है, आपने देखा होगा मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, अधिकतर कम हो जाती है, एक बार में कम हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, बखौनी करके मिट्टी पलट देते हैं, पलटते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बोनी करते हैं। तो हम यही क्रिया करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं। इससे वो जो भूमि पहले 100 क्विंटल गेहूं उगा रही थी, अब वो उगाने लगी आपकी 60 क्विंटल। ऐसे ही और समय बीतेगा तो आ जाएगी 50 में, 40 में। कहने का तात्पर्य ये होता है कि समय के साथ भूमि की उर्वरक क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, उत्पादन करने की क्षमता कम होती है। इसलिए होती है क्योंकि वो वही मिट्टी हो रही है, वही हो रही है। अब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो रही है, इसलिए हम ऊपर से उसमें छिड़कते हैं, नाइट्रोजन छिड़क रहे हैं, यूरिया छिड़क रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इस वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, यहाँ पे मिट्टी थी पहले, बाढ़ आई, पुरानी मिट्टी लेके बह गई, अब आगे फिर से कौन सी, एकदम नई मिट्टी। ककड़ी देखे हो, ककड़ी एक अच्छी इतनी बड़ी रहती है, बीजा बड़े बड़े बीजा रहते हैं, और एक होती है बिल्कुल बेला से टूटी हुई की नन्ही सी ककड़ी। किसको खाने में मजा आता है, छोटी वाली, नई वाली ककड़ी बड़ी अच्छी लगती है। चना खाओ, चना देखना, एक होता है अच्छा बड़ा चना रहता है, अच्छा बड़ा दाना बन जाता है, थोड़ा पीला हो जाता है, पक जाता है जब, और एक होता है हरा नया दाना, बड़ा खुद रस भरा, किसको खाने में मजा आता है, रस भरा दाना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो नई चीज होती है उसमें हर चीज अच्छी होती है। तुम देख लो, खुद की शक्ल सूरत देख लो, तुम कच्चू काम की नहीं, तुम्हारे बचपन की शक्ल सूरत देखना कितनी प्यारी रहती, क्यूट। उस दिन मायरा को लेके आए थे, वो बचपन में कितनी प्यारी दिखेगी, बड़ी होके देखना है कोई काम की नहीं दिखेगी। ऐसा होता है छोटेपन में, एक वही कुत्ते को देखना तुम छोटेपन में तुमको बड़ा प्यारा दिखता है, बड़े होके हड़ी करता बनता है।
तो कुल मिला के जो नवीन चीजें होती हैं, नवीन चीजें होती हैं, उनमें हर प्रकार की चीजें अच्छी होती हैं। तो यहाँ से जैसे ही आपकी जो पुरानी मिट्टी बह जाएगी तो नई मिट्टी आएगी, और नई मिट्टी में हमेशा उत्पादन क्षमता आपकी क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी। इसलिए पूरे वर्ल्ड में भी मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता होती है किसमें, जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी से भी ज्यादा होती है। ऑप्शन पेपर में अगर आएगा, पूछेगा कि सर्वाधिक उत्पादन क्षमता निम्न में से किस मिट्टी में होती है, ऑप्शन देगा काली मिट्टी, ऑप्शन देगा पीली मिट्टी, ऑप्शन देगा लाल, ऑप्शन देगा जलोढ़। तो कौन सी मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी सबसे सर्वाधिक मात्रा है। ठीक, इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ जलोढ़ मिट्टी ज्यादा होगी तो उत्पादन यहाँ पे भी अच्छा खासा होगा। अब देखिए, यही जलोढ़ मिट्टी में आपको दो क्षेत्र पढ़ने पड़ते हैं। एक पढ़ेंगे आप खादर, एक पढ़ेंगे आप बांगर। पहले समझ लो ओवरव्यू, फिर लिखना है खादर और बांगर। देखिए, ये नदी आई, यहां पे मिट्टी लाके छोड़ दी। अगले बार फिर जब बाढ़ आई, मान के चलो ये मिट्टी बहुत कठोर थी, बह के नहीं जा पाई, नहीं बही, तो अब जो नई मिट्टी आएगी वो फिर उसके ऊपर आगे चढ़ जाएगी। ठीक, तो पुरानी के ऊपर नई आगे जाएगी, फिर वो कड़ी हो गई, फिर पुरानी के ऊपर नई हो गई, पुरानी के ऊपर नई हो गई, पुरानी के ऊपर नई हो गई। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, अगर वो बह के नहीं गई तो वो पुरानी मिट्टियों का एक पूरा टापू बन जाएगा। तो जो पुरानी मिट्टियां होती हैं और बहुत दूर चली जाती हैं, तो एक प्रकार से वो कैसी बनने लगती है, फिर बंजर। क्यों बनने लगती है समझ लो, क्योंकि मिट्टी में उर्वरक क्षमता होती है, उसमें लवण आते हैं बहुत सारे जलोढ़ मिट्टी में, और अगर उसको समय पे नहीं बदला गया तो पक्का वो मिट्टी वातावरण के साथ क्रिया करके क्या बनने लगती है, चट्टान। तुम कभी भी देखना, नदी के पास की जो मिट्टी रहती है ना बेटा, बड़ी कड़ी मिट्टी रहती है, कड़ी मिट्टी रहती है, या तो बड़ी नोरा रहेगी या तो फिर कड़ी रहेगी, है ना। तो जो कड़ी मिट्टी हो जाती है वो क्या रहता है, लंबे समय तक क्रिया करके क्या हो जाती है, चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब एक बात बताओ, जब कभी भी खेती करना होगा तो क्या उस चट्टान में खेती होगी, क्या नहीं होगी, तो वो बन जाएगा आपका कैसा क्षेत्र, बांगर क्षेत्र। बांगर मतलब बंजर टाइप का क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो जलोढ़ मिट्टी के लंबे समय से बन जाता है, जिसमें कृषि का उत्पादन नहीं हो सकता, वो क्षेत्र कहलाएगा आपका बांगर क्षेत्र। ये बांगर क्षेत्र नदी घाटी के पास में ही होगा, परंतु ये वो क्षेत्र हो जाएगा जहां तक अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा। अब जहां तक बाढ़ का पानी यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। देखो ऐसे, पहले ये इतना ऊंचा मैदान था, ये इतना ऊंचा मैदान था, और इसके बीच से निकल रही थी आपकी नदी। जब बाढ़ आई तो नदी ने इसके ऊपर बना दिया मिट्टी, इसके ऊपर बना दिया मिट्टी, बना दिया, और यहाँ पे फैलाई मिट्टी, तो यहाँ की बहगा के नहीं गई और नई मिट्टी ला दी, परंतु यहाँ की बह के नहीं गई, इसके ऊपर लाके छोड़ दी मिट्टी। अब फिर चलेगी, फिर जब नई बाढ़ आएगी तो नई बाढ़ आई तो यहाँ की मिट्टी बह के चली गई, यहाँ नई मिट्टी आ गई, परंतु इसके ऊपर फिर से नई मिट्टी आ गई, इसके ऊपर फिर से नई मिट्टी आ गई। तो ये दिन ब दिन क्या होते जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिन ब दिन ऊंचा। अब इस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाएगा। तुम देखना घाटियां बन जाती हैं, ऐसे करके घाटियां बन जाती हैं। कुछ नदी घाटी तो ऐसे ही बन गई, कुछ नदी घाटी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण ही बन जाती है। तो अब ये पानी जो यहाँ तक चढ़ जाता था पहले, अब इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसके ऊपर पूरी की पूरी जमीन क्या हो गई आपकी, अब बांगर क्या हो गई आपकी, ये बांगर। कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो नदी घाटी के पास में होता है, परंतु वहां पे कृषि उत्पादन नहीं हो सकता, वो क्षेत्र कहलाएगा आपका कौन सा, बांगर। और जिन क्षेत्रों में मिट्टी बदलते जाएगी, उन क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। इनमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस प्रकार की भूमि को कहेंगे खादर भूमि या खादर मिट्टी। आया समझ में? तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक उसका खादर क्षेत्र मिलेगा, एक होगा आपका उसका बांगर क्षेत्र। दोनों चीज समझ में। अब इसी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं कछारी मिट्टी। कछार, व्हाट इज कछार, समझ लो। गूंजा भरते हो, गूंजा में क्या भरते हो, क्या बोलते हैं उसको, कसार बोलते हैं ना उसको भी। क्यों, गूंजा खाए नहीं खाए, अरे गूंजा जानते भी नहीं जानते, नहीं जानते।
कसाब कौन, वो मारने वाला आतंकवादी तो? नहीं सर, सूजी को और ड्राई फ्रूट्स को हाँ तो सुनो मेरी बात, काजू बादाम किशमिश जो भरते हैं अंदर। हाँ मेरी बात तो सुनो, तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात, सुनो मेरी बात। तुम भूजा के अंदर जो मटेरियल भर रहे हो, तो मैं लावा बोल दे रहा हूँ उसको, तुम मटेरियल में जो मटेरियल लावा भर रहे सीमेंट है जैसे हो, वो। उसमें तुम क्या मिला रहे हो? सूजी, कुछ लोग आटा, कुछ लोग उसमें काजू किशमिश बादाम ये वो दुनियादारी सब मिला रहे हैं, शक्कर वक्कर, हैं? खोआ खोआ मिला। अब जब इसको मिला के तुम पूरा मरगा टाइप बनाते हो, मरगा नहीं रे, मतलब तुम मरगा जो बनाते हो, उस मरगे को कहते हैं, तुम घर में जाकर पूछना चाहते हो अपनी मम्मी से कि मम्मी जो पूजा के अंदर जो मटेरियल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कसाब, बोलते नहीं बोलते? नहीं सर, कसावर। कसावर। अरे तो क्षेत्रीय नाम अलग अलग, मैं तो समझा के बता रहा हूँ, कसावर कसाब, मेरे घर में कसार बोलते हैं, ठीक? सुनो 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 एक बात सुनो, भूजा जब बनते हैं तो भूजा को तुरंत तल लेते हैं कि सबसे पहले भर के रख लेते हैं, भर के रख लेते हैं और और रात भर तुमने भर के भूजा ऐसे करके जमा के रखी, अब उनको केवल तलना बाकी रह गया। उतने में मान के चलो एक छोटा सा बच्चा आया, उसके बीच में चला गया पूरे भूजन की, ऐसे ऐसे करके पूरा कर दिया और वहीं पे सुसु भी कर दिया तो पूरा कठार कसावर जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा? जल अर्पित हो जाएगा, ठीक? चलो अब सुनो, मैं तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। तो ये कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी का तात्पर्य क्या होता है? मिट्टी तो आई यहाँ पे, परंतु मिट्टी होती है थोड़ी सी चिकनी महीन होती है, और उसी मिट्टी में होते हैं बारीक बारीक कंकड़। अगर उससे महीन महीन मिट्टी बह के चला जाए, आप देखना बाढ़ का पानी हमेशा कंदला पानी दिखता है, कंदला पानी, और जब पानी साफ हो जाता है तो नीचे नीचे देखना आप जम जाती है क्या, रेत रेत टाइप की मिट्टी जम जाती है। वो जो जमी हुई रेतीली मिट्टी होती है दैट इज कॉल्ड कछारी मिट्टी। क्या कहलाती है? कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी हमेशा नदी घाटी के तट में मिलेगी, तट में। ये नदी है, इसी के एकदम किनारे 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 जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी तुमको कैसी? कछारी मिट्टी। इसमें तुमको मिलेंगे बलुआ पत्थर, रेतीले पत्थर, इस टाइप के पत्थर मिलेंगे, हल्की हल्की मिट्टी की पारदर्शिता मिलेगी। परंतु जो जलोढ़ मिट्टी होगी वो एकदम बाढ़ आएगी तो दूर जाके मिट्टी छोड़ देगी, फिर कम होगी तो मिट्टी छूट जाएगी, रेत रेत आ जाएगी। यहाँ पे भारी भारी कण एकदम से रिटर्न आ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, फिर आपकी बच जाएगी। तो जब अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा किसी भी नदी घाटी का, तो ध्यान से देखेंगे आप, ये जा रही है आपकी क्या, कलकल 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 नदी जा रही है। इसी कलकल कलकल नदी घाटी के पास में सबसे पहले जो नदी के पास में जो मिट्टी पड़ेगी कौन सी पड़ेगी? कछारी मिट्टी। वेरी गुड, ये पड़ेगी आपकी क्या, कछारी मिट्टी। ठीक, इस मिट्टी में बलुआ पत्थर कंकड़ रेत वेत दुनियादारी सब पाए जाते हैं। इसके बाद तुम्हारी जो मिट्टी पड़ेगी वो कौन सी पड़ेगी? खादर। इसी को कहते हैं अपन जलोढ़। फिर अब पानी जहां नहीं पहुंच पाएगा, मिट्टी नहीं परिवर्तित हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बांगर, बांगा। हमारे पापा कैसा बांगा रोड लाइन से रे, बांगा समझते हो क्या होता है? बेवला, बांगा, बांगा रोड रे। ठीक, यहाँ तो ये दोनों मिट्टी जो है आपकी कौन सी है? ये वाली जलोढ़। हालांकि देखा जाए तो तीनों ही हैं आपकी जलोढ़। तो ये है आपकी कछारी, ये है खादर, ये है बांगर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी नहीं है? पहला देगा ऑप्शन लेटेराइट मिट्टी, दूसरा देगा कछारी मिट्टी, तीसरा देगा बांगर मिट्टी, चौथा देगा खादर मिट्टी। बताओ कौन सी है? इसी सवाल अपने पीटी में बन जाएंगे, बन जाएंगे। चलो देखो, मृदा का वर्गीकरण। नंबर पहला काली मिट्टी, नंबर दूसरा जलोढ़ मिट्टी, नंबर तीसरा लाल पीली मिट्टी, नंबर चौथा मिश्रित मिट्टी, नंबर पांचवा
लेटेराइट मिट्टी। 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक क्षेत्र में देखो कौन सी मिट्टी दिख रही है? काली मिट्टी दिख रही सबसे ज्यादा पाई जाती है। नंबर पहला काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसी काली मिट्टी को लिखेंगे, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, पीटी में आ चुका है। रेगुर मृदा, काली कपास मृदा, मतलब यह कपासी मृदा, काली कपास मृदा बोलते हैं। करेल मृदा बोलते हैं, करेल मृदा। चेरनोजम बोला जाता है, चेरनोजम, चेरनोजम मृदा। फिर लिखेंगे स्वतः जुताई की मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती ना भाई। फिर एक और लिखेंगे, इसमें लावा मिट्टी भी बोला जाता है, इसे लावा मिट्टी या लावा मृदा भी बोला जाता है। इतने नाम से जानी जाती है ये मृदा। सबसे ज्यादा पेपर में आएगा आपका रेगुर मृदा और एक आएगा चेरनोजम मृदा, दोनों पीटी में आ चुके हैं पहले ही। यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल में 43.44% पाई जाती है। इस मिट्टी में देखो, हर मिट्टी में कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे आप में कोई ना कोई कमी होती है, जैसे मेरे अंदर एक कमी है कि बहुत सारी कमी है, एक तो नहीं बहुत सारी है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, ऐसे ही काली मिट्टी में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर मिलेगी। इस मिट्टी में आपको नाइट्रोजन की कमी मिलेगी, इसीलिए हम देखना जब फसल लगाते हैं तो नाइट्रोजन छिड़कने जाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें फास्फोरस की कमी मिलेगी, फास्फोरस। यूरिया तुम छिड़कते हो, यूरिया क्या है? एक प्रकार का नाइट्रोजन और फास्फोरस का मेल है। ऐसे ही इसमें कुछ जैव पदार्थों की भी क्या होती है? कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। लिख लीजिए। तो पीएच मान समझते हैं आप लोग, क्या होता है पीएच मान? क्या होता है फुल फॉर्म पीएच का? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब उस चीज में हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है, कितनी सांद्रता के माध्यम से उसमें हाइड्रोजन उपस्थित है। देखिए, किसी भी चीज को अगर आपको अम्ल और क्षार में नापना होता है तो उसे आप किसके माध्यम से नापते हैं? पीएच के माध्यम से। ठीक, ऐसे लिखते हैं क्या समझ उसको? स्मॉल पी और ऐसे क्या उल्टा लिखते हैं? कैपिटल पी स्मॉल एच। कैपिटल पी और स्मॉल एच। ये दोनों कैपिटल आते हैं सर, दोनों नहीं, एक तरीका इसका लिखने का उल्टा नहीं लिख सकते इसको आप। स्मॉल पी रहता है और कैपिटल एच रहता है। हाइड्रोजन मतलब वो तो एक तत्व है, वो आपका गैस भी होगी। चलो ठीक, ये रहता है आपका 0। यहाँ पे मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब उल्टा चलता है। यहाँ पे 7 रहता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 2 1 बस, और यहाँ पे 0 ना? 0 नहीं रहता, 7 रहता है बीच में। साथ एक न्यूट्रल पोजीशन रहती है, जिसको 0 अपन मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं 7। ये आपकी 0 लाइन कहलाती है। फिर यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा, फिर इधर पे क्या हो जाएगा आपका 8 9 10 11 12 13 और 14, यहीं तक आता है कैलिब्रेशन में। ये है आपका अम्ल और क्षार का डिवाइड करने का रूल। याद रखना, 0 से लेके यहाँ तक 7 तक अगर कोई भी आएगा तो ये हो जाएगा आपका अम्ल, मतलब एसिड। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई लाई करेगा तो ये कहलाएगा आपका क्षार। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ये होता है, ध्यान से। जब हम किसी भी मिट्टी को उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम जब उसमें नापते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उस मिट्टी में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। एक्चुअल में देखा जाए तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है। जब हमने काली मिट्टी को नापा तो उस काली मिट्टी की जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकली वो 7 से ज्यादा निकली, 7 से ज्यादा निकली। मतलब यहाँ 7.4 से लेके 8.5 के बीच में
काली मिट्टी की क्या निकलती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान निकलता है पीएच स्केल में। अगर 7.4 से लेके 8.5 के बीच में है तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी हुई, क्षारीय की अम्लीय? क्षारीय। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह काली मृदा कैसी होगी, क्षारीय मृदा होगी। क्या होगी, क्षारीय मृदा होगी। मतलब ये इसमें अम्ल नहीं पाया जाता, और जिन चीजों में अम्ल नहीं पाया जाएगा इसका मतलब ये है कि उसमें उत्पादक क्षमता हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। देखिए आप एक बात देखना, तुम कोई भी क्रीम लगाते हो या बॉडी लोशन ऑयल लगाते हो, उसमें अगर केमिकल की मात्रा ज्यादा रहती है तो रिएक्शन करने की क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। परंतु तुम अगर कोई भी ऑर्गेनिक चीजें लगाते हो, गाय का गोबर लगा लो, उसमें तुमको दिक्कत नहीं रहेगी, नेचुरल चीज है वो, ठीक है ना, तो उसमें तुमको रिएक्शन होने के चांसेस नहीं मिलेंगे। हालांकि हो जाता है, उसमें भी कई प्रकार के केमिकल मिलते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन चीजों में एसिड या अम्ल ज्यादा होता है उनमें रिएक्शन होने की मात्रा ज्यादा होती है, जिनमें क्षार होता है उनमें रिएक्शन थोड़ा कम होगा। मतलब बाहर की प्रकृति से वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये काली मिट्टी को आप देखना, इसे क्यों कह रहा हूं मैं, स्वतः है जुताई वाली मृदा। अरे जब क्षारीय है तो रिएक्शन करने नहीं ज्यादा किसी के साथ, तो जिस स्थिति में छोड़ोगे उस स्थिति में मिलेगी। जब बारिश हो जाएगी तो एकदम चिकनी हो जाएगी, धूप पड़ेगी तो चिटक जाएगी, दरार आ जाएगी। जब दरार आ गई तो डिल्ले डिल्ले बन के ऑटोमेटिकली पलट जाती है। मतलब सूर्य की हवा नीचे जा रही है, पानी जा रहा है, सब कुछ दरार के माध्यम से नीचे तक जा रहा है, इसलिए इसमें जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि यह क्या है, एक क्षारीय किस्म की मृदा है। ठीक, देख लो। अब यही काली मृदा को दो भागों में और बांट दिया जाता है। एक भाग मिलेगा आपको गहरी काली मृदा, एक मिलेगा आपको मध्यम व छिछली समझते हैं आप, भूरी भूरी छिछली मृदा, मध्यम और छिछली मृदा। लिख लीजिए, काली मृदा को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये मध्यम काली मिट्टी, ये कौन सी मिट्टी है आपकी, मध्यम प्लस छिछली काली मृदा है। ठीक, संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में यह 36.5% पाई जाती है। ये जो 43 है, 43.44 है ना, इसका 36.5 क्या पाई जाती है, आपकी मध्यम एवं छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से, अब बताओ, तुम ही बताओ, ये कौन सा पठार है, मालवा का। यहाँ नीचे कौन सा है, निमाड़। यहाँ पे कौन सी सतपुड़ा की एक रेंज आती है, कौन सी रेंज, पश्चिमी रेंज। इसमें क्या क्या शामिल हो गया, मालवा का पठार, निमाड़ का पठार, इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र भी आ गया, साथ ही साथ सतपुड़ा वाला क्षेत्र भी आ गया। इसमें 4 प्रकार के पठार शामिल हो जाते हैं। लिख लीजिए फटाफट। दूसरे टाइप में जो गहरी काली मृदा पाई जाती है, ये राज्य के क्षेत्रफल में आप देखेंगे 6.91% पाई जाती है, 6.91% क्षेत्रफल में पाई जाती है। छोटा छोटा क्षेत्र मिल जाएगा इसका, थोड़ा थोड़ा, परंतु मुख्य रूप से तो ये आ गया ना ज्यादा। कितने इसमें पाई जाएगी गहरी काली मृदा, 6.91, तो 36.5, 6.91 जोड़ो तो ये कितना हो गया, 9 और 5 14 की 4, हाथ की 1, 6 से 12 और 13 3, हाथ की 1 4, 43.41 लगभग आ गया, नहीं आ गया अप्रोक्सीमेट। लिख लेंगे इसको, 36.5 में ये है और 6.91 में क्या है आपकी गहरी काली मृदा है। परसेंटेज पीटी में पूछते हैं अलग अलग कि गहरी काली मृदा मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है, मध्यम काली मृदा मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है, और कुल क्षेत्रफल कितना है इसका 43.44, काली मिट्टी का 36.5, 6.91 किसका है, गहरी काली मिट्टी का है। ये थी आपकी काली मृदा। कल से शुरू करेंगे अपन फिर आगे की मिट्टियां।